एवरीवन, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप सभी से मुलाकात करता हूं। किस लिए? इस समय पर हम लोगों की मुलाकात होती है राज व्यवस्था की पूरी व्यवस्था करने के लिए, मतलब पॉलिटी को हम लोग कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने के लिए हम लोगों की मुलाकात होती है। और मुलाकातें हम लोगों की चलती जा रही है। कैसे चलती जा रही है? लगभग 4 मुलाकातें हम लोगों की हो चुकी है और रोज इस लेक्चर में हम लोग रोज इसी तरह से मिलते रहेंगे। वो ठीक है, सैटरडे संडे हम लोगों के बीच में कुछ गैप होगा, लेकिन ठीक है, मंडे को फिर से हम लोग मिल लिया करेंगे। तब तक के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट के लेक्चर को एक बार हम लोग ना रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि नया कुछ शुरू करने से पहले हमें वो याद होना चाहिए कि हम लोगों ने कल क्या किया था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? कल के लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। जब शिमला की बैठक हुई और शिमला की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल पाया, तो उसके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन के जो सदस्य है, हाँ, कैबिनेट मिशन से मुझे याद आया, गुड इवनिंग चाहत, ठीक है, फाइन, ऑल गुड, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन से मुझे याद आया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैबिनेट मिशन के जो 3 जो सदस्य थे उनके नाम सीधे सीधे लिखो और अध्यक्ष का नाम भी लिखना। तब तक मैं कल की क्लास को रिवाइज करता हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो लिखना है। तब तक मैं बताता हूं कि कल शिमला की बैठक हुई और उसके बाद कोई निर्णय नहीं निकल पाया, तो जो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उन्होंने अपने आपसी विचारों से आपस में विचार करके एक प्रारूप तैयार किया और उसी प्रारूप को वहां पर कहां पर ब्रिटेन भेजा गया और ब्रिटेन में वहां से क्लाइमेट एटली जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई। और क्या घोषणा कर दी गई कि हाँ, संविधान सभा, और उस प्रारूप में क्या क्या चीजें लिखी थी, तो ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उनने जब प्रारूप बनाया तो उसमें जो थी, उनमें सबसे पहली जो मांग थी वो थी कि पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जब तक संविधान निर्माण करने के लिए क्या बनाना होगा, एक संविधान सभा का गठन करना होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि जब तक कि इस देश का संविधान बन नहीं जाता तब तक इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये 3 बातें बोली किसने? कैबिनेट मिशन ने ये 3 बातें बोली। और वैसे ही चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, बाद में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली और उन 208 सीटों के दम पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया। और लास्ट के लेक्चर में ही हमने देख लिया था कि अंतरिम सरकार में कौन कौन सा मंत्रालय किस किस मंत्री को मिला था, ये चीजें देखी। फिर संविधान सभा की बैठकें हम लोगों ने देखी कि संविधान सभा की पहली बैठक में स्थायी सदस्य किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, उपाध्यक्ष किसको चुन लिया गया। और जब दूसरी बैठक हुई 11 तारीख को, तो 11 दिसंबर, क्या दिन था वो? 11 दिसंबर 1946, 1946 जब वो बैठक हुई तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? हाँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट जो थे वो पैथिक लॉरेंस, ओके ओके ओके। गुड इवनिंग कार्तिक। चलो, तो ये सारी चीजें, मतलब आप लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस क्लास को समझ रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है ना, हमको आज जो है वहीं से हमारी कहानी को आगे बढ़ाना है। अब आप बोलोगे कि सर क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लिख दीजिए ना यार, कैबिनेट मिशन के ऊपर 5 नंबर का लिख दीजिए, कैबिनेट मिशन के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन लिख दीजिए मेंस में, कैबिनेट मिशन के ऊपर प्री का क्वेश्चन निकाल लीजिए। सारी चीजें मैंने बताई। कैबिनेट मिशन के ऊपर 3 नंबर में लिखना होगा तो 3 लाइनें आपको लिखना होगा। अब ये चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपके पास जो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड जो डेटा है उसमें से कौन सी चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कौन सी चीजें आपको याद है, और उस चीज का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, अलग से सारी चीजें। लेकिन अभी आपके पास जो कैबिनेट मिशन का जो कंटेंट है आपके लिए सफिशिएंट है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। इतनी सारी चीजें, सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस बिल्कुल समझ आ रही है। तो यहीं से हम लोग आज की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहीं से हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, संविधान बन गया था, संविधान सभा का गठन भी हो गया था, और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चुनाव भी हो गया। ओके, ये सारी चीजें भी आप लोग देख चुके थे कि मुस्लिम लीग को कितनी सीट, 73 सीट मिली, और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। फिर क्या हुआ? बैठकें हुई।
बैठकें हुई और बैठक होने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो पहले वक्ता थे, वहां के पहला जो भाषण दिया वो उन्हीं ने दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ कुछ रियासतें जो है वो ऐड होने लगी, कौन कौन सी, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, ठीक है। और क्यों होने लगी ये चीज भी मैंने आपको बताया। फिर क्या आया, भारतीय स्वतंत्रता, ये सारी चीजें कल शायद बता दिया था मैंने ना, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम भी कल बता दिया था मैंने आप लोगों को, हाँ, कि 2 राष्ट्रों का उदय हुआ और उससे जो है, उससे क्या हुआ, उससे संविधान सभा में भारी बदलाव हुआ। क्या भारी बदलाव हुआ कि जो संविधान सभा की जो सीट 389, संविधान सभा की जो सीट 389 हुआ करती थी वो अब घटकर 299 हो गई, और देसी रियासतें जो 93 हुआ करती थी, देसी रियासतें जो 93 हुआ करती थी वो अब घटकर 70, और जो भारतीय प्रांत की जो संख्या थी वो 296 से घटकर कितनी हो गई, वो हो गई थी 229। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद की कहानी शायद अब हम लोगों को पढ़ना है। कहां आ गए हम लोग? हाँ ठीक है, ऑल गुड। हाँ यहां है, यहां से हम लोगों को आगे देखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है? अब देखो, बैठकें स्टार्ट हो गई, बैठकें तो हुई, बैठकें हुई मतलब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, फिर हुई 11 दिसंबर को, 10 दिसंबर को भी बैठक हुई, लेकिन ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। मतलब ये था कि अध्यक्ष चुनना है, उपाध्यक्ष चुनना है, वोटिंग होनी है, सारी चीजें होनी है, अस्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष के बाद स्थायी अध्यक्ष चुनना था, तो स्थायी अध्यक्ष जब राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया, और उपाध्यक्ष आप लोग जानते ही ये कौन है, ठीक है। तो जब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जब इस सभा के चुन लिए गए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होती है 13 दिसंबर। क्या यहां से हम लोगों को आज की क्लास पढ़ना है, और यहां की क्लास में है 13 दिसंबर। क्या डेट मैं बोल रहा हूं? 13 दिसंबर। देखो ये ना थोड़ा सा यार वो मिस्टेक हो जाता है इसमें एडिटिंग में, है ना, तो मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिखाई देगी। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ 13 दिसंबर, ये डेट। क्या सर हमको याद करना है? तो बिल्कुल हाँ, आपको याद करना है। क्या? 13 दिसंबर 1946, 1946, 1946, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को इस डेट से रिलेटेड फैक्ट बताऊं, तो ये वो दिन था। कौन सा दिन था? 13 दिसंबर 1946। इस दिन पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। क्या इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है सर? तो हाँ बिल्कुल, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप भूल नहीं सकते। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की उद्देशिका, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, अब इसको भी समझना होगा आपको कि क्या है ये उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो, संविधान सभा तो बन गई, संविधान सभा तो बन गई, लेकिन एक फॉर्मेट के तौर पर एक उद्देश्य बताना था कि अगर हम लोग संविधान सभा के रूप में काम करेंगे, अगर हम लोगों की बैठकें यहाँ पर होगी, तो हमारा उद्देश्य है संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण अगर हमारा उद्देश्य है, तो हमारे इस देश के नागरिकों को देने के लिए हमारे कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, या इस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, आपात की स्थिति में कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए। ये सारे जितने भी उद्देश्य इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें संविधान का निर्माण करना है। तो वो उन उद्देश्यों का जो एक ड्राफ्ट था वह कहलाता है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। कि क्या, कि हमको इन उद्देश्यों को पूरा करना है। जब भी हम संविधान का निर्माण करेंगे तो इस संविधान में ये सभी उद्देश्य तो होना ही होना चाहिए, और भी चीजें जो होगी वो होगी ही होगी, लेकिन ये जो चीजें हम चाहते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए, जो चीजें इस देश की जो सरकार होगी उसको अपने नागरिकों के लिए करना होगा, जो न्यायपालिका में क्या क्या चीजें होंगी, या राष्ट्रपति कैसा होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, ये सारी चीजें तो ऐड होगी ही होगी, ठीक है। तो ऐसा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, एक ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जिसमें सारे उद्देश्य लिखे हुए होते थे, और उसी उद्देश्य के अनुसार इस देश के संविधान का निर्माण होना था। तो ऐसा उद्देश्य जो प्रस्ताव, आप अभी बस इतना याद रखो, ठीक है। कार्तिक कह रहे हैं कि आज से ही ज्वाइन की है, ठीक है कार्तिक। देखो,
आपको ना ये क्लास अभी आप ज्वाइन कर लो, यहाँ कुछ न समझने वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले इसमें 4 लेक्चर डल चुके हैं, 4 लेक्चर डल चुके हैं। तो आपको आज रात का आपका काम ये होगा कि आपको पहले वो 4 लेक्चर देखने होंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आज भी वैसे भी समझ आएगी, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो देखना होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि संविधान सभा के लिए उद्देश्य, कि संविधान सभा अपने काम जो करेगा वो किस उद्देश्य से करेगा। तो ये जो पेश किया 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस उद्देश्य को पेश किया। अब मैं बताता हूं आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का, कब का? अभी जब हुआ था जून में 2021 का जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में पेश किया था। तो सर क्वेश्चन क्या है? ये तो पूरा आंसर हो गया। उसने सारा डेटा क्वेश्चन में ही दे दिया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में पेश किया। तो 13 दिसंबर को संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? ये क्वेश्चन था कि कौन सी बैठक थी। तो अगर आप देखोगे कि पहली बैठक कब थी, पहली बैठक थी 9 दिसंबर को, दूसरी कब बैठे? 10 को, तीसरी कब बैठे? 11 को, चौथी 12 को, और पांचवी जो बैठक थी वो थी 13 को। अगर कोई इंसान कैलकुलेशन कर पाता तो उसका क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी टीचर होते हैं, अब देखो 10 को कुछ ऐसा विशेष काम नहीं हुआ इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई विशेष काम हुआ ही नहीं। 12 को कोई विशेष काम हुआ नहीं इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। क्यों 9 को पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पहली बैठक थी। क्यों 11 को पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों 13 को पढ़ रहे हैं? क्यों 13 को पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। तो क्वेश्चन आया था कि पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, पांचवी बैठक, ऐसे ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन था बहुत। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई नहीं पढ़ा था, ये कोई नहीं पढ़ा था। तो हाँ, ये क्वेश्चन होते ही नहीं है, सॉल्व करने वाले ये क्वेश्चन होते ही नहीं है। ये क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं होता ये सारी चीजें। ये क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता, लेकिन वो क्वेश्चन जो सबसे बनते हैं और आपसे अगर नहीं बनता है वो क्वेश्चन आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहां पर जो डेटा है इंपॉर्टेंट वो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947, ये डेट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक तो 13 दिसंबर 1946 और जो दूसरी जो डेट है वो है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा वोटिंग के माध्यम से पास कर दिया गया और बोला गया कि हाँ, हम लोग इस बात से सहमत है कि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया है, नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए हैं, हम इसके साथ सहमत है और हम चाहते हैं कि इस देश का जो संविधान है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के इर्द गिर्द बने, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार बने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनता है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे चलकर क्या बनता है? यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनता है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या भारत के संविधान की उद्देशिका। अभी देखो, अभी आप बोलोगे कि सर अभी पढ़ा दो उद्देशिका, तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। वही तो मैं बोल रहा हूं कि बैठक पूछी थी रिया, वही तो मैं कह रहा हूं कि बैठक पूछी थी, डेट नहीं पूछी थी। कौन सी बैठक थी ये पूछा था। क्लियर है? हाँ, तो क्या हुआ? यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आगे चलकर भारत के संविधान की उद्देशिका बनती है। अब आप बोलोगे कि सर प्रीएम्बल बता ही दो कि क्या था उस उद्देश्य में, तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक है। 2 से 3 लेक्चर आपको, 2 लेक्चर से 3 लेक्चर आपको इस पर लगेंगे। इसको पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेकिन एक बार जो है वो रीडिंग तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद करने में तो दिक्कत हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वार इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये लिखा हुआ है भारत के संविधान की प्रियम्बल में। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये रटना ही पड़ेगा। आप लोगों को जब इन सभी शब्दों का मतलब समझ आ जाएगा तब आप लोगों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो इन सभी शब्दों का मतलब आप लोगों को बताऊंगा और उस समय पर आप लोगों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल नहीं, सॉरी, बहुत आसान हो जाएगा, याद हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो वही जो देश प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था वही आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनता है। ठीक है, ऑल गुड। हाँ, फिर क्या हुआ, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था, अब संविधान बनाना था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि सारे लोग एक साथ बैठकर संविधान बना ले। तो अलग अलग समितियां बना दी गई, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए और उन ग्रुपों को अलग अलग काम दे दिया गया, क्योंकि जो छोटे छोटे जो ग्रुप बना दिए गए उन लोगों को अलग अलग काम दिया गया कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, आपको इस क्षेत्र में काम करना है, और उनको बाद में सब लोगों को मिलाकर एक संविधान बना दिया गया ऐसा। और उन्हीं ग्रुपों को समितियां बोली जाती है और मुख्यतः दो प्रकार की समितियां बनाई गई। दो प्रकार की समितियां बनाई गई, कौन कौन सी? दो प्रकार की समितियां बनाई गई, और वो कौन कौन सी समिति थी? एक समिति थी प्रक्रिया संबंधी समिति, एक समिति थी, देखो नहीं याद है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, प्रीलियम से इसका कोई मतलब नहीं है, मेन से जरूर मतलब है इसका। ठीक है, प्रीलियम से इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति का मतलब है कि वे समितियां जो संविधान सभा जब वहां बैठक होगी तो उन प्रक्रियाओं से संबंधित वहां कौन कौन सी कार्रवाइयां होनी है, कौन कौन सी कार्रवाइयां नहीं होगी, कौन पहले भाषण देगा, कौन अपने जो विचार व्यक्त करेगा, या कौन किस समय पर कितना काम करेगा, इन सभी प्रक्रियाओं के ऊपर जो निगरानी रखने का काम है वो प्रक्रिया संबंधी समिति करेगी। उसमें भी प्रक्रिया संबंधी समितियों में कौन कौन सी समितियां थी? एक थी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया के संबंध में जो भी नियम होंगे वो ये समिति बनाएगी। अधिकार समिति, सभा, सभा में जो बैठक होगी उसके नियम बनाने वाली। परिचालन, जो सभा कैसे चलेगी उसके लिए भी एक समिति बनाई थी। हिंदी और उर्दू, हिंदी उर्दू अनुवाद, हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में अनुवाद करने वाली समिति एक अलग अलग थी। ये सारी चीजें। फिर है विषय, विषय मतलब अब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जो विषय है उनसे संबंधित समिति, मतलब अब देश के नागरिकों को मूल अधिकार देना है, मूल अधिकार देना है, तो मूल अधिकार देने के लिए कौन कौन से मूल अधिकार देना है इस चीज को डिसाइड करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था? मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। फिर और क्या? अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए अल्पसंख्यक समिति, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, झंडा डिसाइड करने के लिए ध्वज समिति, परामर्श समिति, मतलब किसी को अगर किसी से परामर्श करना है किसी समिति को तो उसके लिए एक परामर्श समिति भी थी। संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति मतलब केंद्र की कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए उसके लिए एक समिति। संघीय संविधान समिति, संघ का संविधान कैसे होना चाहिए उसके लिए समिति। प्रांतीय संविधान समिति, ये हो गया। फिर रियासत, रियासत से समझौते कैसे होने हैं, जो रियासत जो मैंने बताया था कि 93 जो रियासत थी, इन रियासतों से कैसे समझौता होना है इसलिए एक समिति थी। और अल्पसंख्यक समिति, ये सारी समितियां, देखो प्रीलिम्स से कुछ भी रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, जो प्रीलिम्स के फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें। तो इस तरीके से समितियां अलग अलग बना दी गई, अलग अलग बना दी गई। अब देखो संविधान बनाना था, संविधान बनाना था। अब देखो क्या हुआ, संविधान का एक पूरा प्रारूप, या संविधान का अगर हम लोग बोले कि एक पूरा ड्राफ्ट, ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ संविधान का प्रारूप, 2 मिनट है ना, हाँ, देख तो नहीं लिया आप लोगों ने, देख तो नहीं लिया ना, हाँ, आप लोग मुझे बताओ कि अभी तक हम लोग अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया? संविधान का निर्माण हम लोग देखते हैं कि एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस प्रारूप समिति ने पूरे संविधान को बनाया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इस प्रारूप समिति ने संविधान को नहीं बनाया। प्रारूप जो तैयार किया, पूरा का पूरा जो प्रारूप है, मतलब संविधान में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो पूरी ड्राफ्ट है,
जो मैंने बताया था ना कि अलग अलग भागों में विभाजित होकर लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट तैयार करना था, एक प्रारूप तैयार करना था। और इन प्रारूप को तैयार करने का काम किसने किया? तो संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम क्या था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे, इनका नाम था BN राव। क्या नाम था? BN राव। ये क्या नाम था? कल भी बताया था मैंने इनका नाम पूरा, बेनेगल नरसिंह राव। ये नाम आप लोगों को याद ही करना है, सीधे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनके द्वारा पूरा का पूरा प्रारूप तैयार किया था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रांतों में अलग अलग बढ़ गए थे लोग। हिंदू प्रांत वाले सदस्य अलग हो गए थे, मुस्लिम प्रांत वाले सदस्य अलग हो गए थे, और इन लोगों ने अलग अलग संविधान बनाया था। और उस संविधान को पूरे प्रारूप के रूप में, एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करने का काम किसने किया? उस ड्राफ्ट के रूप में तैयार करने का काम किया BN राव ने, संवैधानिक सलाहकार जो थे। इन्होंने पेश किया, इन्होंने कहा संविधान सभा में इस प्रारूप को पेश किया, ठीक है। और पेश करने के बाद 29 अगस्त, ठीक है, पेश करने के बाद 29 अगस्त 1947, ये डेट जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, इतनी महत्वपूर्ण डेट है। क्या डेट? 29। अलग से भी लिख देता हूं यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं मैं? 29 अगस्त। अगर रात में कोई थप्पड़ मार के पूछे डेट बताओ, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे ये डेट आनी चाहिए, 1947। कौन सी डेट? 29 अगस्त 1947। अब बेनेगल नरसिंह राव, मतलब BN राव जी के द्वारा प्रारूप पेश तो कर दिया गया था। अब इस प्रारूप की जो है उस पर चर्चा करना था, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, उस प्रारूप में जो गलत चीजें थी, उस प्रारूप में कुछ ऐसी चीजें थी उसको बाहर करना था, या उस प्रारूप में कुछ अगर नई चीजें ऐड करनी थी, तो वो काम करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम है प्रारूप समिति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या कि डेट, इस दिन पर क्या गठन किया गया? इस 29 अगस्त 1947 को क्या प्रारूप समिति का गठन किया गया? प्रारूप समिति। तो अगर आपसे कोई बोले कि संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ने किया, तो बिल्कुल नहीं, संविधान का निर्माण प्रारूप समिति ने नहीं किया। प्रारूप समिति का काम यह था कि बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा जो संविधान, जो प्रारूप जो है वो संविधान सभा के समक्ष रखा गया, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, या उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या ये चीजें क्लियर है? क्या अब बोलोगे आप लोग कि संविधान का निर्माण जो है वो प्रारूप समिति ने किया या ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया? तो बिल्कुल नहीं किया। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको इंग्लिश में बोलोगे आप ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो प्रारूप समिति का काम यह था कि जो प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव जी ने पेश किया था, उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करना था इनको, और चर्चा करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कितने सदस्यीय प्रारूप समिति? तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय। अभी आएगा, ठीक है। तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, इसको बहुत अलग से पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, प्री में आता है, हर जगह क्वेश्चन आता है। हाँ, एक क्वेश्चन तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है सामने? क्वेश्चन ये है कि बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता है वो किसको दी गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही साथ कितने सदस्य थे इसमें? तो 7 सदस्य। फैक्ट ये है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उसके अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति ने क्या किया? प्रारूप पर विचार करने के लिए 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट, हाँ कब, इस पूरे के पूरे जो प्रारूप है उसके ऊपर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश करी। और उसके बाद जिसमें जब अपनी रिपोर्ट जो है, मतलब देखो कुछ चीजें हटानी थी, कुछ चीजें ऐड करनी थी, उसके बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट जो है वो संविधान सभा में पेश करी, जिस समय पर, उस समय पर संविधान में 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों के साथ ये पेश करी गई, ठीक है। और इस प्रारूप पर, जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप भेजा, इस प्रारूप पर भी 3 वाचन में चर्चा हुई। 3 वाचन में चर्चा हुई मतलब, अब प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम था विचार विमर्श करना, प्रारूप जो
जो नरसिंह राव जी के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा जो प्रारूप पेश किया था, उस पर विचार विमर्श करना था प्रारूप समिति को। उसने विचार विमर्श करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को संविधान सभा में पेश किया। अब संविधान सभा के लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं 3 वाचनों में उस पर वो लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वाचन का मतलब है 3 बार संविधान की रीडिंग की जाएगी, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, वाचन का मतलब है 3 बार उस पर बैठक होगी, 3 बार बैठक होगी उसके ऊपर। उसका वाचन का मतलब है उसको पढ़ा जाएगा, उसकी जो चीजें हैं, उसकी कमियां हैं, उसको फिर से लोगों को बताया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं सारी चीजें। तो ये चीजें हुई। पहला वाचन देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रारूप समिति के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, प्रारूप समिति के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की, उसके ऊपर कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कितने वाचन, तो 3 वाचन। ये 3 बार उसके ऊपर वाचन हुए। ये डेट याद नहीं रखना है, जो डेट याद रखना होगा वो मैं बता दूंगा। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन कब, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये सारी चीजें हो गई, ये ठीक है, ये कोई मतलब वो इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर तीसरा वाचन कब हुआ, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये डेट आप लोगों को ना, ये डेट याद रखनी है, ये समझिए आप क्या, ये डेट याद रखनी है। कौन सी डेट, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को लास्ट बैठक तो नहीं बोलूंगा मैं, इस वाचन का जो अंतिम दिन था, ये 3rd वाचन का जो अंतिम दिन था, उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में बहुत ही टफ लैंग्वेज लगती है, ठीक है। अब वो एडिटर ने हिंदी में ही डाला है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब एक इस नाम का जो है एक प्रस्ताव क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया जाता है इस असेंबली के द्वारा। इस असेंबली के द्वारा मतलब इस संविधान सभा के द्वारा इस जो भी प्रस्ताव है, ये जो भी प्रस्ताव है, इसको पास किया जाता है, इस संविधान को पास किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेकर आए, कब, 26 नवंबर 1949 को। और इसी के साथ आप लोगों को पता है 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। कब से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946। क्यों लिख रहा हूं मैं, 1949 है, 26 नवंबर, हाँ 1949 इस डेट तक भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। वो अलग बात है कि इस दिन तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन पूरे रूप में लागू नहीं हुआ। इस दिन इस अनुच्छेद कितने बताया मैंने, 315 अनुच्छेद जो थे, इन 315 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया। किस दिन, इस 26 नवंबर को 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया। और बचा हुआ जो संविधान है वो कब लागू हुआ, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्या ये डेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो याद नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949। अब आप बोलोगे कि सर जब संविधान बनकर तैयार हो ही गया था, नवंबर में, फिर 2 महीने हम लोग क्यों रुके, क्यों नहीं उसी दिन पूरे संविधान को लागू कर दिया गया, क्यों नहीं उसी दिन पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसके पीछे की एक कहानी यह है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस के द्वारा, क्या मैं बोल रहा हूं कि 26 जनवरी 1930 में आप पहुंच जाओगे। डेट लिख दूं क्या, हाँ डेट लिख ही दो, ये क्या बना हुआ है, हाँ मैम, शायद मैम की क्लास थी इससे पहले, मैम जो है डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही थी एमपी का, एमपी नहीं, एमपी आ रहा दिमाग में, भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 30 जनवरी, 30 क्यों लिख रहा हूं यार, हाँ 26 जनवरी 1930, ये डेट आप लोग भी याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा
कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था पहली बार। और कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया तो कांग्रेस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो था ही कि इस देश को हमें यादगार बनाना ही बनाना है इस देश को, क्योंकि अगर उस दिन संविधान लागू नहीं करते तो उस डेट को 26 जनवरी को कोई याद ही नहीं करता, कभी 26 जनवरी याद ही नहीं आता। इसलिए 26 नवंबर 1995 को संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन संविधान सभा के निर्माणकर्ताओं ने कहा कि हम इस तारीख को भुलाना नहीं चाहते, इसलिए आपको है जो 26 जनवरी 1950 को हम लोग इस देश का संविधान लागू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए संविधान का कुछ भाग या तब तक के लिए संविधान का कुछ जो आंशिक भाग है, मतलब कुछ अनुच्छेदों को हम लोग अभी लागू कर देते हैं ताकि इस देश को जो है वो सही तरीके से चलाया जा सके। इसीलिए 26 नवंबर को 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, और जैसे ही 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया उसके बाद 1 महीना या 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है कि 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी जो डेट थी उसको हमें यादगार बनाना था, उसे लोगों को भूलने नहीं देना था। तो ये था। अब क्या हुआ, जो ये बैठक थी कौन सी, 26 नवंबर वाली जो बैठक थी, इसमें अब जो मेंबर थे हम लोगों के पास वो कितने थे, 299। और इन मेंबरों में से कितने मेंबर आए, तो 284 मेंबर आए उस दिन पर। उस दिन कितने मेंबर आए, 284। अब आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं आए? भाई हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, अब कोई रूठा हुआ नहीं है यहाँ, आप समझ रहे हो ना, यहाँ आप कोई रूठा नहीं है कि देसी रियासत रूठी है या कोई मुस्लिम लीग का सदस्य रूठा है, कोई रूठा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि कुछ लोग हो सकता है नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए कितना। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये जो डेटा है ना 284, ये पूछा जाता है कि क्या कितने लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में शामिल हुए थे और किन किन लोगों ने वहां पर सिग्नेचर किए। तो संविधान पर जो भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और उस दिन संविधान सभा के सभी जितने भी मेंबर थे उनके हस्ताक्षर वहां होने थे। हस्ताक्षर होने थे मतलब कि हम लोग इस संविधान को अपनाते हैं, हम लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम लोग इस संविधान को पूरी तरह से अपनाते हैं, ऐसा सिग्नेचर करना था सभी कैंडिडेट को सिग्नेचर करना था। 299 मेंबर थे, लेकिन जितने मेंबर आए उनकी संख्या क्या थी, 284। मतलब 284 लोगों ने सिग्नेचर किया होगा सर, बिल्कुल सही बात है। कितने? तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबरों ने सिग्नेचर किया था, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। तो आपको संख्या याद रखनी है कितनी, 284। इतने लोगों ने सिग्नेचर किया था। कितनी महिलाएं थी सर इसमें से, कितनी महिलाएं थी, तो 8 महिलाएं थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा के लिए 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर 8 कैसे बची, तो भाई साहब काफी समय भी हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, तो कुछ महिलाएं वहां चले गई। 8 महिलाएं कुछ यहां पर आई ना होंगी, तो 8 महिलाएं यहां पर उपस्थित थी। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं में कौन कौन है, उनका नाम है सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, जो लोग थी वो प्रमुख थी, और भी जो थी आप लोगों को नाम मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में सारे नाम आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछेगा एक तो ये है कि कितने महिलाओं ने सिग्नेचर किए, तो 8 महिलाओं ने सिग्नेचर किए। टोटल कितने लोगों ने सिग्नेचर किए, 284 लोगों ने किए। और जो फैक्ट है वो ये कि संविधान पर जो पहला व्यक्ति जिसने सिग्नेचर किया उनका नाम क्या था, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति जिन्होंने सिग्नेचर किया उनका नाम है फिरोज गांधी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है फिरोज गांधी। क्या ये चीजें याद रख लोगे, क्या ये चीजें याद रख लोगे? उनका नाम है फिरोज गांधी, और पहले व्यक्ति जिन्होंने सिग्नेचर किया वो थे इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जिसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं चाचा नेहरू। क्या ये चीजें क्लियर है सबको? हाँ, कार्तिक, चाहत, रिया, तरुणेंद्र, भूमिका, प्रवीण, क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें हुई उस दिन, ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या हुआ सर,
बहुत सारी चीजें हुई। मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग। हाँ, आप लोगों ने ठीक है, कार्तिक कह रहे हैं फिरोज गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी जी का नाम सुने हो आप? हाँ, रिया क्लियर है आप लोगों को? इंदिरा गांधी जी का नाम सुने हो? हाँ, वही, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, जिनको गांधी जी ने गोद लिया था वही है फिरोज गांधी। बहुत अच्छा सोच रहे थे आप। चलिए ठीक है, आपने पूछा तो बाकी सारे लोगों को क्लियर हो गया, और जिसको क्लियर नहीं हुआ, मैं इस मंच से तो नहीं बोलना चाहूंगा कुछ चीजें, सारी चीजें तो आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा कि फिरोज गांधी कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि बातें फिर लंबी खुल जाती है। हाँ, ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक है। तो ये हुआ, मैंने आप लोगों को बताया कि जो समितियां है, हाँ, मैंने बताया था कि बहुत अलग अलग समितियां बनाई गई जिनको अलग अलग काम दिया गया। तो संघीय संविधान, संघ के संविधान बनाने की जो एक समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसको दी गई? जवाहरलाल नेहरू को। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं यार भाई, सीधे सीधे फैक्ट बनते हैं कि बताइए इस समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए इस समिति का अध्यक्ष कौन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। संघ की जो शक्ति है उससे संबंधित एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, राज्य के संबंध में जो शक्तियां थी, वो शक्तियों के संबंध में जो संविधान का निर्माण करना था, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तीन नाम आप लोगों को, ये तीन समितियां जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। ये तीन आप लोगों को याद रखना है कि जब ये तीन समितियों के बारे में आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि इन समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रांतीय, प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो प्रांत है उनके लिए जो संविधान बनाना है, उसकी जो समितियां थी, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इस देश के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, इन ये जो थे उसके अध्यक्ष थे। अब आप देखो, प्रांतों को एकत्रित करने का काम किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया। तो आप ऐसे ट्रैक बनाकर याद कर सकते हो कि प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक की जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? उसके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अब देखो, मूल अधिकार की एक उप समिति भी थी। उप समिति मतलब जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे मूल अधिकार समिति की एक उप समिति भी थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी, ये हो गए। इसके बाद अगर आप बोलोगे, देखो प्रक्रिया कैसे चलनी है, प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना है। झंडा समिति, इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता है, कई किताबों में झंडा समिति का अध्यक्ष जो है वो एच के कृपलानी जी को बताया गया है, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें देखी, लेकिन जो सही मुझे फैक्ट लगा वो ये है कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको यही याद रखना है, क्योंकि एक एग्जाम उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया था, दोनों ऑप्शन थे, और उस उत्तर प्रदेश के एग्जाम ने जो सही आंसर दिया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया। देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना है। देखो कितने सारे के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, कैसे कार्यों का संचालन होना है, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, जो आप लोगों को पता ही है, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? थोड़ा डेट लिख दो, थोड़ी देर पहले ही बताया था और बोला था, क्या बोला था? जल्दी बता दो, क्या बोला था? कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? डेट बता दो। 7 सदस्य थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो अध्यक्ष मैं लिख रहा हूं ना, ये जो अध्यक्ष लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आप लोगों को। बिल्कुल, रिया कह रही हैं 29 अगस्त 1947, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जो अध्यक्ष है,
ये जितनी भी समितियों के अध्यक्ष है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। किसी भी एग्जाम में, मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस या दुनिया भर के मतलब भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उस एग्जाम में पॉलिटी आती है तो इस तरीके के क्वेश्चन आना ही आना रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए पॉलिटी बदल नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश की अलग पॉलिटी हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो भारत की जो संविधान होगा, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, भारत की जो राज्य व्यवस्था होगी, वो लोग भी यही पढ़ते हैं, तो वहां के एग्जाम में भी यही आएगा सारी चीजें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के मुंशी, और सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस वारदाच रियार। ठीक है, बहुत टफ नाम है, कैसे याद रखोगे, वार दाच रियार। ठीक है, एस, इनका सरनेम थोड़ा खतरनाक है ना, तो एक दो बार बोलोगे तो याद आ जाएगा, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। लेकिन ये जो समितियां है, ये जो पहले जो मैंने 2 पेजों में समितियां बताई, इनको तो आप भूलने की कोशिश भी नहीं करना, इनको आप भूलने की कोशिश भी नहीं करना। ये तीनों चीजें, 3 जो पेज है वो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं काहे की, इन सभी समितियों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रीलिम्स उठाकर देख लो, मेंस के क्वेश्चन उठाकर देख लो, भर भर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, भर भर के क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आप लोगों को भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रारूप समिति से संबंधित। एक जो चीज वो बता दी, क्या डेट जो है वो आप लोगों ने बता ही दी, कौन सी डेट, 29 अगस्त, भूलना नहीं भाई, 29 अगस्त 1947 इस डेट को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। और प्रारूप समिति का जब गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया किसको, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा और कितने लोग थे, तो इनके अलावा और 6 लोग थे, टोटल कितने थे, 7। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो अध्यक्ष बन गए, इनके अलावा और कौन कौन लोग थे, तो क्या सर इन 7 लोगों का नाम हम लोगों को याद रखना है, तो बिल्कुल, क्या इन सभी के सभी लोगों का नाम आप लोगों को याद रखना है। मैं यहीं के यहीं याद कराने की कोशिश करूंगा। पहला नाम आप लोगों को याद रखना है गोपाल स्वामी अयंगर, बोलो साथ में बोलो, गोपाल स्वामी अयंगर। पहला नाम क्या याद रखना है, भीमराव अंबेडकर जी को तो कोई नहीं भूलेगा, ये तो आप लोगों को रटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई दिक्कत नहीं। पहला नाम आप लोग याद रखो गोपाल स्वामी अयंगर, हो गया। देखो अभी के मुंशी जी को थोड़ा रोक दो, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा नाम याद करिए कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या याद रखोगे, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखो गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, कृष्ण स्वामी अयंगर ये भी श्री कृष्ण का नाम है, तो ये 2 नाम आप लोग याद रख लीजिए। क्या क्या हो गया, पहला नाम हो गया भीमराव अंबेडकर जी तो हो ही गए, पहला नाम हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, और दूसरा नाम जो हो गया वो हो गया कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हो गया, ये 2 नाम हो गए। फिर आप लोगों को 2 नाम याद रखना है, एक का नाम है के मुंशी, के मुंशी ये याद रखना है, और दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये हो गए। ये 2 नाम आपको, ये 4 और 5 अंबेडकर जी को मिलाकर 5 नाम आप लोगों को याद हो गए, 2 नाम आप लोगों को और याद कराना है, वो 2 नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इतनी चीजें आप लोगों को याद हुई, हाँ ठीक है, ये चीजें याद हुई। कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर, 2 नाम ये हो गए, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, एक मैंने के मुंशी बताया, और दूसरा जो है वो है मोहम्मद सादुल्ला। ऐसे 5 नाम आप लोगों को याद हो गए। इसके बाद देखो ये ना थोड़ा डिस्टेंस बन गया, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। जो 6वां नाम आप लोगों को याद रखना है बीएल मित्र, बीएल मित्र, ठीक है, मित्र मतलब दोस्त, सबके बीएल मित्र। और एक नाम आप लोगों को याद रखना है डीपी खेतान, ये तो यहां पर लिखा हुआ है डीपी खेतान, ठीक है। तो हुआ क्या, 6वें सदस्य जो थे उनका नाम था बीएल मित्र, बीएल मित्र थे। कुछ समय बाद उन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया, कुछ समय बाद उन्होंने प्रारूप समिति को छोड़ दिया। तो प्रारूप समिति को छोड़ने के बाद उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति आए जिनका नाम था एन माधवराव। क्या नाम था उनका, एन माधवराव, ये नाम था उनका, एन माधवराव।
एन माधवराव। ठीक है, ये बाद में आए, किसके स्थान पर आए, किसके स्थान पर आए, तो बीएल मित्र की जगह पर आए कौन, एन माधवराव। और एक जो 7वें नंबर के जो सदस्य थे जिनका नाम था डीपी खेतान, डीपी खेतान थे, उनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा कुछ उम्र नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे ही अचानक मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर जो नए व्यक्ति आए उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी। मैंने एक जगह पर और आपको टीटी कृष्णमाचारी जी का नाम बताया था, थोड़ा आप लोग रिकॉल करके मुझे बताइए कि इससे पहले मैंने टीटी कृष्णमाचारी जी का नाम आप लोगों को कहां बताया। जल्दी से, एकदम फास्ट आप लोग बताइए कि इससे पहले मैंने टीटी कृष्णमाचारी जी का नाम आप लोगों को इससे पहली वाली क्लास में आप लोगों को कहां पर बताया। हाँ, ये बता दोगे तो मान जाऊंगा। ठीक है, तो तीसरे जो 7वें सदस्य हो गए, बहुत बढ़िया चाहत। सबसे पहला जवाब चाहत का संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम पर आप लोगों ने आपने बताया था। पहली बैठक के दिन जो है वो टीटी कृष्णमाचारी जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। इनके साथ एक व्यक्ति और को चुना गया था, उनका नाम भी बताने का कष्ट करें। ठीक है, ऐसे क्या बातचीत होती रहनी चाहिए तो क्लासेस मजा आता है ना। तो ये हो गया, कौन कौन सदस्य हो गए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला क्या, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पर आप लोगों को याद करने के लिए बोला कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला क्या, बीएल मित्र। बीएल मित्र कुछ समय के बाद चले गए और उनके जगह पर आए कौन, एन माधवराव, एन माधव आए। उसके बाद डीपी खेतान, डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई। 7वें नंबर के जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके जगह पर जो नया सदस्य आया उनका नाम क्या था, टीटी कृष्णमाचारी। क्या ये चीज क्लियर है? गलत है, फ्रैंक एंथनी नहीं है। रिया आप जाकर एक बार देखिएगा। ठीक है, फ्रैंक एंथनी तो वो थे जिन्होंने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में, है ना। बिल्कुल, एच.सी. मुखर्जी, बहुत सही। चलो ठीक है, आप लोगों को याद तो है कम से कम, है ना। तो ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। क्या हो गया, ये सारे नाम आप लोगों को याद हो गए, ये सारे नाम याद हो गए। अब आपका बात आएगी कि सर बताइए क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए। हाँ, दो चीजें पहले मैं वो बता दूं। देखो, आपको याद करने का जो तरीका है ना, तो कितने सारे नाम भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है आप समझिए। पहला गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल, गोपाल किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बीएल मित्र के जगह पर कौन आए, माधव, माधवराव, माधव किसको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी का मतलब है यह है कि इसमें भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो 4 सदस्य तो ऐसे ही हो गए जिनका नाम है कृष्ण भगवान के ऊपर। कृष्ण भगवान तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 सदस्य भगवान श्री कृष्ण के नाम पर थे। और बाकी आपको याद है कौन से, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोई भूल ही नहीं सकता। तो ये सारे नाम तो आप लोगों को याद ही है, बस याद जो रखना है कि किसके जगह पर कौन आया। डीपी खेतान जी के जगह पर कौन आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते कि डीपी खेतान जी की मृत्यु के बाद उनका जो स्थान प्रारूप समिति में किसने लिया, या बीएल मित्र जी के प्रारूप समिति की सदस्यता छोड़ने के बाद उनका स्थान किसने लिया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। 3 नाम इन नामों में से होगा, चौथा नाम कोई और होगा। अगर आपको इन 7 नाम याद होंगे तो आप जो नया नाम है उसको आप बहुत आसानी से अलग कर पाओगे। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हाँ ये चीजें समझ लीजिए। देख लेते हैं कितनी क्लासेस हम लोगों की बची है। मतलब ये सारी चीजें तो ठीक है, बस ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, यस सर, तरुणेंद्र कह रहे हैं ऑल क्लियर सर। ठीक है, तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली। तो क्या सर ये डेटा भी याद करना है? तो हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो ये भी पूछा गया था भाई, प्रीलिम्स का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो ये भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा।
तो वहां पर लिखा हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला ऑप्शन 2 वर्ष 10 माह 17 दिन, 2 वर्ष 15 माह तो होते नहीं है, 2 वर्ष 7 माह, मतलब ऐसे ऑप्शन थे। उसमें से आपको एक ऑप्शन जो चुनना है ना, बहुत मुश्किल का काम। तो यहां पर आप लोगों को ये भी याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और टोटल 11 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन। इससे पहले वाला जो प्रीलिम्स हुआ था, हाँ, फिर आप लोगों को रिया ने जरूर देखा होगा ये क्वेश्चन, मुझे यकीन है कि वर्ष 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें फिर क्वेश्चन आया था पॉलिटी से। क्या क्वेश्चन आया था? उसमें बोला था कि संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन की आवश्यकता पड़ी, मतलब संविधान का जो निर्माण हुआ वो कितने अधिवेशनों में हुआ। ऐसा ही लिखा हुआ था 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। और वहां पर देखो, मैं यहां पर आप लोगों को 11 अधिवेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसने जो आंसर सही दिया वो आंसर था 12 अधिवेशन। अब क्या हुआ? तो सर ये जो बात थी ना, ये बात थी 26 नवंबर तक की। 26 नवंबर 1947 मैंने बताया ना, आंशिक रूप से संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू भी कर दिया गया। लेकिन 24 जनवरी, अभी हम देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को बैठक होती है और इस दिन बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो एमपीपीएससी ने इस 24 जनवरी की बैठक को भी एक अधिवेशन के रूप में माना। ठीक है रिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आया था उसने जो आंसर दिया वो था 12 अधिवेशन। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इस 24 जनवरी 1950 की बैठक को एक अधिवेशन मान लिया और कहा कि यह भी एक अधिवेशन था और जो इसका सही आंसर होगा वो 12 होगा। लेकिन कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन वो अपनी बातों पर नहीं माना। उत्तर प्रदेश पीएससी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पीएससी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने जो आंसर है वो 11 दिया। राजस्थान पीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसने भी आंसर 11 ही दिया था। मैक्सिमम समय पर आंसर जो है वो 11 है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ 11 बता रहा हूँ। लेकिन 11 और 12 जब ऑप्शन रहे तब बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि बच्चा चाहता है कि क्या लगाऊं मैं। तो आप अगर 12 लगाओगे तो हो सकता है वो 11 आंसर दे, आप अगर 11 लगाओगे तो हो सकता है वो 12 आंसर दे। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों का कोई नहीं है, इसलिए जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी कि 12 भी हो सकता है इसका आंसर 10, 11 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती। 11 अधिवेशन हुए थे, 24 जनवरी को एक बैठक हुई थी, अगर उसको अधिवेशन आप मानोगे तो 12 अधिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। 11 अधिवेशन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और ये संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1950 को। ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया। और इसमें क्या थे? 22 भाग टोटल। जो इस संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ ये संविधान आप लोगों के सामने आ गया। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ ये संविधान आ गया। और इस दिन आंशिक रूप से इस संविधान को लागू किया गया था। इस वजह से 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो विधि दिवस, ठीक है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर। इसके बाद क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें लगी सर? तो लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कितने देशों के संविधान को? लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कुल कितना खर्चा आया? तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया पूरे संविधान के निर्माण में। 5 साल जो इन लोगों ने संविधान बनाया, मतलब 2 साल 11 माह 18 दिन जो इन लोगों ने संविधान बनाया, उस दिन तक संविधान के निर्माण में जितना जो खर्चा आया वो आया 64 लाख रुपए का। कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया? तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनमें से जो भी अच्छी चीजें थी वो भारत के संविधान में डाला गया। ठीक है, क्या चीजें हुई? ये चीजें हुई, ये याद रखना है। 64 लाख 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यही मैंने बोला कि इसको जो है एमपीपीएससी जो आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको 12वां अधिवेशन मान लिया था और इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन है वो गलत हुए। ठीक है, इसी दिन और 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू कर दिया गया, तो इसके बाद जो संविधान सभा जो दो काम कर रही थी, क्या क्या काम, एक तो संविधान निर्माण का काम और दूसरा था इस देश के लिए कानून बनाने का काम, विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। तो इस समय पर जो संविधान सभा की जो एक जिम्मेदारी थी वो कंप्लीट हो गई थी। क्या क्या जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई थी? क्योंकि ये देश का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। इसी के साथ संविधान बनाने का जो काम है, संविधान सभा का काम खत्म हो गया था और अब जो संविधान सभा के पास एकमात्र जो काम था, वो काम क्या बचा था? वो काम बचा था इस देश का शासन चलाना, इस देश के लिए कानून बनाने का काम बचा हुआ था। और वो भी कब तक? क्योंकि संविधान का निर्माण हो चुका था, संविधान में निर्वाचन प्रणाली के बारे में बता चुके थे, संविधान में बता चुके थे कि कैसी विधायिका होगी, कैसे कार्यपालिका होगी, कैसे संसद काम करेगी, कैसे राज्यों में चुनाव होंगे। तो गवर्नमेंट को बोला गया कि जल्दी से जल्दी जो है वो चुनाव को संपन्न कराइए। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक जो अंतरिम सरकार है वो अपना काम करती रहेगी। और 1952 में पहली बार चुनाव कराए गए, रिजल्ट आए, फिर से जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, बात वही की वही अटक गई, सारी चीजें वही। तो यही सारी चीजें 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि 24 जनवरी को और कौन कौन से काम हुए। तो 24 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी को ही इस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, सर्वसम्मति से, निर्विरोध, कोई उनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना निर्विरोध का मतलब। तो 24 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इस देश का पहला जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 24 जनवरी को ही चुन लिया गया। इस देश का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत जनगण मन और वंदे मातरम, इसको भी इसी दिन अपनाया गया। इस देश का जो झंडा तिरंगा है उसको भी इसी दिन अपनाया गया। तो ये जो सारी जो इंपॉर्टेंट घटनाएं थी वो 24 जनवरी 1950 के दिन की थी। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये देना है। मैं देखो, अब ये आपके किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाए ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग क्यों हैं। ये चीज आप लोगों को आज सर्च करना है, जितना ज्यादा आप एनालाइज कर सकते हैं वो आपको करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करना है। कल क्लास स्टार्ट होने से पहले ये चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जनगण मन मतलब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये चीज आप लोगों को करके आओगे। अगर करके आओगे तो यस बोलिए, नहीं तो फिर मैं ठीक है सारी चीजें। तो ये चीजें हो गई। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और क्या हुआ उस दिन? तो उस दिन यही सारी चीजें हुई कि राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया और 15 अनुच्छेद, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। कांग्रेस के सदस्य कि संविधान सभा में कांग्रेस के कौन कौन सदस्य थे वो इनके नाम है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे किसी ने यूट्यूब पर मैसेज वो कॉमेंट किया था कि सर टेलीग्राम चैनल पर आप अवेलेबल कराइए, तो वहां पर भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज के आज सेंड कर दूंगा, अभी क्लास एंड होने के तुरंत बाद। गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे तो ये आप लोगों को देख लेना, इनके नाम पूछे नहीं जाएंगे, कभी कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज बूस्ट करने के लिए। कौन कौन सी महिलाएं जो थी वो संविधान सभा की सदस्य थी, तो ये आप लोगों को पहले भी नाम बता दिया, आप लोग और एक बार देख लीजिएगा, आपके नॉलेज के लिए, आपका नॉलेज बूस्ट करने के लिए। बाकी ये मध्य प्रांत एवं बरार मतलब सीपी बरार, आप समझ रहे हैं, सीपी बरार। एमपी की क्लास आप लोगों ने ली है? हाँ, आप लोगों में से एमपी की क्लास किसने किसने ली है? देखो, मध्य प्रांत और सीपी बरार। अब यहां पर इसके सदस्य क्यों लेकर आए हम लोग? सर ऐप पर कहां है क्लास? रिकॉर्डेड क्लासेस देखो आप ना, हाँ, आप क्रैश कोर्स ओपन करना, क्रैश कोर्स में हिंदी मीडियम ओपन करना अंदर, और हिंदी मीडियम में अगर आप देखोगे तो वहां भी मिल जाएगी आपको, पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप ओपन करोगे तो उसमें पॉलिटी की क्लासेस आपको अंदर मिलेगी, और पॉलिटी की क्लास जब आप अंदर ओपन करोगे तो वहां पर आपको मेरी पॉलिटी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। लाइव क्लासेस तो आप ले ही रहे हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो सीपी बरार, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग एमपी की क्लासेस ले रहे हो? हाँ, अगर आपको एमपी की क्लासेस
ले रहे हो तो आप लोगों को सीपी बरार पता होगा कि एमपी के गठन में सीपी बरार जो सेंट्रल प्रोविजंस और बरार है उसका बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ पर इन सदस्यों का नाम लिखने की जो इम्पोर्टेंट जो मेरी मजबूरी है वो इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन जो है वो सीपी बरार का ही कुछ हिस्से से हुआ है। और इसी वजह से इस सीपी बरार से कौन कौन से सदस्य आए थे उनके बारे में पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि सिंह गौर, राजकुमारी अमृत कौर, अंबिका चरण शुक्ल, ये मुख्य जो लोग हैं उनके नाम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये HC कामत, ठीक है, ये जो है इनके नाम आप लोगों के सामने है, तो ये भी आप लोग नॉलेज बूस्ट करने के लिए देख सकते हैं। हाँ ये चीजें, हाँ ये देखो ये चीजें जो है ये मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं। एमपी की क्लास नहीं देख रहे हो चाहत, ठीक है, आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप एक बार क्लिक वो करिएगा, है ना, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हाय बोलिएगा सर को। एग्जाम ओरिजिनल वाला जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हाय लिखकर भेजिएगा और जो भी चीजें हैं वो आप एक बार पूछ लीजिएगा सर से, है ना, कि आपको क्यों प्रॉब्लम जा रही है, बाकी सबको प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही है। तो ये चीज है, तो ये हो गया। ये 22 जनवरी के दिन की बात मैंने बताई, 24 जनवरी के दिन की बात। हाँ ये जो है अपनी क्लासेस वैसे आज की एंड हो गई है, ठीक है, ठीक है, काफी समय भी हो गया है हम लोगों की क्लासेस को, बहुत ज्यादा समय भी हो गया है। तो यहां तक की जो क्लियर है, यहां तक की जो सारी बातें हैं, क्या आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को? थोड़ा मुझे बता दीजिए आज की क्लास को लेकर कोई डाउट? कार्तिक, चाहत, रिया, भूमिका, तरुणेंद्र, हाँ इस क्लास को लेकर आप लोगों को कोई डाउट हो तो तुरंत के तुरंत अगले 2 मिनट में आप लोग अपने डाउट्स लिखिए, मैं उसके बाद जो है वो क्लास को एंड करूंगा। और नहीं है तो नो सर क्लियर है, तरुणेंद्र कह रहे हैं क्लियर है, सबके सब जो है जल्दी से लिख दीजिए कि क्लियर है। और आपके जैसे ही आप लोग लिख दोगे कि क्लियर है तो उसी के साथ नो डाउट, ऑल क्लियर, हाँ चाहत करी ऑल क्लियर, नो डाउट, कार्तिक भी कह दिए हैं कि नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या, हाँ चांद निकला तो नहीं ना, अभी चांद तो नहीं निकला ना, हाँ अभी नहीं निकला होगा, चांद निकलने में टाइम है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की मजबूरियां कि सुबह से पानी का एक घूंट भी नहीं पिया होगा आप लोगों ने तो मैं आप लोगों को यहाँ से स्वतंत्र करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ से छोड़ता हूँ। इसके बाद आप लोगों की जो भी रीति रिवाज है, जो भी आप लोगों की क्रियाकलापें हैं, आप उसके अनुसार अपना काम करिए। पढ़ाई उसके बाद जरूर कर लेना, लेकिन ठीक है। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आपकी और मेरी मुलाकात एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूं ही होती रहेगी, यूं ही हम इस समय पर मुलाकात करते रहेंगे। आपकी और मेरी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसी तरीके से मुझसे मिलते रहे और हम लोगों की जो है वो वर्चुअल टॉक, जो हम लोग वर्चुअल जो बातें करते हैं वो इसी तरीके से होती रहेगी, ठीक है। रिया ने जरूर व्रत रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए वजह से बहुत ज्यादा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ। थैंक यू।